हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन में कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन मतलब इस सेशन में जब स्टार्टिंग करूंगा न्यू टॉपिक की, तो न्यू टॉपिक से पहले मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम एक रिवीजन करवाऊंगा। पूरा इंश्योरेंस क्लेम का एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको सारी बातें वो याद आ जाएं, वो अप्रोच याद आ जाए कि यार यस किस तरीके से चीज़ें होंगी। अच्छा, मैं जब भी एक रिवीजन लेता हूँ, मैं कोई भी चैप्टर एंड होने के बाद अगर मान लो मुझे कोई चार्ट रिवीजन लेना होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो रिवीजन वाला जो पोर्शन रहता है वो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ अपने चैनल पे और वी स्मार्ट के चैनल पे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक रिवीजन है, ऑब्वियसली वो सभी बच्चों को अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर से अगर एग्जाम टाइम में आप वो वाला पोर्शन, रिवीजन वाला पोर्शन अगर करके जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो वैसे ये एक रेगुलर बैच का एक लेक्चर है जिसमें हम एक नया टॉपिक भी शुरू करने वाले हैं। बट नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया, विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम्स, जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी था। हम उस इंश्योरेंस क्लेम को पूरा एक रिवीजन करेंगे थ्रू अ चार्ट। मैंने एक चार्ट बनाया है, स्पेशली मैंने एक चार्ट बनाया है। मैं बहुत जल्द इस चार्ट को फेयर करके चार्ट बुक में डाल दूंगा, ठीक है? तो ये चार्ट के जरिए हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई कांट से एनीथिंग कि कितना समय लगेगा, बट बहुत ही कम टाइम लगाएंगे। मैक्सिमम हम हाफ एन आवर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? सो चलिए गाइस, और ये वाला पोर्शन जो रहेगा चार्ट रिवीजन, ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा ताकि सभी बच्चों के लिए ये फेवरेबल हो, राइट? चलिए स्टार्ट करते। अभी आपको करना क्या है, दो बातें। या तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना, क्योंकि मैं YouTube पे इस लेक्चर को फिर से डालूंगा। लेक्चर मतलब सिर्फ रिवीजन वाला पार्ट फिर से डालूंगा। तो अभी आप सिर्फ मुझे सुनना, पूरी शक्ति लगा के सुनना, ठीक है ना? लिखने की कोशिश मत करना। जब आप सेकंड टाइम इसको सुनोगे तो आप चार्ट सेकंड टाइम सुनते वक्त आप इसका चार्ट बना लेना। मतलब आप जब सेकंड टाइम मेरे को सुनोगे तो आप वीडियो को पॉज करते करते चार्ट बनाने के रीजन के कारण आप उस सेकंड टाइम वीडियो को सुन लीजिएगा। मैं यही चाह रहा हूं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप साथ साथ सुनते सुनते आप चार्ट बनाते जाएं, बट उससे क्या डिस्ट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा कि हम बनाए कि सुने, और मैं स्पेशली ये रिवाइज करवा रहा हूं तो ये मैं ध्यान में नहीं रखूंगा कि मैं पहले आपको स्क्रीन पर दिखा दूं कि बेटा क्या लिखा हुआ है, तो ताकि आप इसको पहले नोट कर लो। ऐसा मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं ये ओपन वीडियो रख रहा हूं, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, तो मैं मान के चलूंगा कि आप अभी लिखेंगे नहीं, आप पूरी शक्ति लगाएंगे इस चार्ट को मेरे साथ सुनकर समझने की, अप्रोच को समझने की। लिखने के लिए आप सेकेंड टाइम इस वीडियो को देखिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ लिखने के पर्पज से वीडियो को पॉज करते करते आप पूरा का पूरा चार्ट बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा है। आपको इवन अभी ये भी नहीं पता रहेगा, साथ साथ जब सुनोगे और लिखोगे तो आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि मुझे कितना पेज कवर करना है, मुझे कितना पोर्शन कवर करना है, क्योंकि चार्ट बहुत लंबा है। बहुत लंबा है मतलब बहुत हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी लिखना मत, ठीक है? चलिए, आई थिंक सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स में मैं जहां तक मानता हूं ये चार्ट रिवीजन का कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? बहुत ही कम लोग इसको लेके आए हैं। तो स्पेशली चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो ये चार्ट रिवीजन एक अच्छी चीज होती है, जिसको मैंने पिछले 1.5 साल से मैं YouTube पे उसके लेक्चर्स भी डालते रहता हूं, और उसके बेसिस पे मैं आपको पता है कि चार्ट रिवीजन बुक अपन ने ऑलरेडी एक इशू की हुई है और वो एक सेपरेटली मिलती है। बट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि इस लॉकडाउन में मुझे बहुत सारे नई चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो उनमें से एक ये चीज है कि मतलब इस बार मैंने क्या सोचा है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का भी मैं एक चार्ट रिवीजन बनाऊंगा, और चार्ट रिवीजन जो मेरा बुक आता है एएस का, उसी में इंकॉर्पोरेट करूंगा ताकि आपको और आगे चल के फायदा हो, ठीक है ना? ओके, स्टार्ट करते बेटा चार्ट रिवीजन। कसम खा लो कि आप अभी लिखोगे नहीं, ठीक है ना? चलो, एक नजर मार लो कि चार्ट रिवीजन कैसा लगता है। यस, दिस इज द चार्ट रिवीजन। अभी आपको ये सामने दिख रहा होगा, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है? ये ऊपर आपको लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे, यहां तक तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी खत्म, फिर
आपको अगर मैं पूरा चार्ट दिखाऊं तो वो पूरा मेरी स्क्रीन पे भी नहीं शो हो पाएगा। ये मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की शुरुआत जैसे हमने किया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 जैसा हमने क्लासेस में पढ़ा है, और वो किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आप में से किसी और टीचर से भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी आप आराम से इसको समझ जाओगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने कोशिश की समझाने की, सिर्फ 7 स्टेप्स में, और वो 7 स्टेप्स में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है वो सारी बातें हमने इस चार्ट में नोट कर ली है। चलिए कुल मिला के सबसे पहले हम एक बेस बना ले। हम जो एक चैप्टर पढ़ते हैं इंश्योरेंस क्लेम्स, हम ये चैप्टर पढ़ते हैं उसमें निकालना सीखते हैं 2 टाइप के लॉसेस के क्लेम्स निकालना सीखते हैं। कौन से 2 टाइप के क्लेम्स होते हैं? एक होता है क्लेम्स टूवर्ड लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, और दूसरा क्लेम्स टूवर्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। बिकॉज लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब आपकी फायर लगी, फायर लगने के बाद आपके कुछ पीरियड तक बिजनेस डैमेज हो गया, कुछ पीरियड तक आप अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाए, उस पीरियड में जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे वो प्रॉफिट आप नहीं कमा पाए, ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, उसका क्लेम आप लेते हो, उसके लिए आप इंश्योरेंस करवाते हो, विच इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। पहले हम बात करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, जो कि मेरा मानना है सभी बच्चों को सबसे इजी लगता है। गाइस, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के लिए आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? अब स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जैसे वो बहुत सारे खाना खजाना वाले जो चैनल्स होते हैं, कुकरी शोज टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले बता देना ये सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो वैसे ही लॉस ऑफ स्टॉक बनाने के लिए, लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन कौन से आइटम्स चाहिए। गाइस, सबसे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, आपको दिख रहा होगा सामने, जीपी चाहिए, हमें एक जीपी रेशियो चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हमें फिर क्या चाहिए? जीपी रेशियो क्यों चाहिए? जीपी रेशियो इसलिए चाहिए क्योंकि हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम जीपी निकाल लेंगे पहले, ताकि बैलेंसिंग फिगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाए। फिर हमें चाहिए एक क्लोजिंग स्टॉक, राइट। हमें कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना है ऑन द डेट ऑफ फायर। क्यों? जिस दिन फायर लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितना, क्या था, स्टॉक था, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये मालूम पड़ेगा अपना क्लोजिंग स्टॉक उसी दिन का निकालने से, उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, ठीक है। फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद हमें यह चेक करना है कि क्लोजिंग स्टॉक उस दिन जितना भी था उसमें से सैल्वेज वैल्यू कुछ बची गया, कुछ सेविंग हो गई क्या? सैल्वेज वैल्यू मतलब कुछ स्टॉक बच गया, चलो अच्छा है, उसको कुछ तो पैसा मिल जाएगा, तो सैल्वेज वैल्यू माइनस करके हमारा निकलता है लॉस ऑफ स्टॉक फाइनली। अब लॉस ऑफ स्टॉक निकल गया तो उसके बाद हमें फाइनली निकालना है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम कैसे निकालेंगे? विथ एवरेज क्लॉज, विदाउट एवरेज क्लॉज। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमें जीपी चाहिए, जीपी रेशियो चाहिए। गाइस, जीपी रेशियो के रिस्पेक्ट में, जीपी रेशियो क्यों चाहिए? जीपी रेशियो हमें इसलिए चाहिए कि आप इमेजिनेशन करो, आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिख रहे हो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहे हो ओपनिंग स्टॉक, आप लिख रहे हो परचेजेस, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहे हो, सेल्स लिख रहे हो। अब 2 आइटम है, एक क्लोजिंग स्टॉक, एक जीपी। वैसे आमतौर पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हो तो जीपी हमें बैलेंसिंग फिगर मिलता है, बट लॉस ऑफ स्टॉक वाले क्वेश्चन में हमें जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उसमें क्लोजिंग स्टॉक को हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है ऑन द डेट ऑफ फायर, राइट। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमें जीपी को ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा, जीपी के अमाउंट को। अब जीपी का अमाउंट कैसे निकलेगा? जीपी का अमाउंट निकलेगा जो सेल है उसके ऊपर जीपी रेशियो लगा ले, इसका मतलब मुझे जीपी रेशियो चाहिए। अब या तो जीपी रेशियो मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन ही नहीं है, जीपी रेशियो आपको वो क्वेश्चन में देगा कि मान लीजिए करंट ईयर आपका चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 में फायर लगा और 15 जून को फायर लगा। अब आपको 15 जून को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनाओगे? आप बनाओगे 1 अप्रैल, इसी साल के बिगनिंग से 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक का, और आपको करंट ईयर का वो बोल देगा कि अज्यूम करो करंट ईयर का जीपी रेशियो है 20%। तो जीपी रेशियो 20% है, मतलब 20% ऑन सेल्स। हमेशा याद रखना, जीपी रेशियो हमेशा सेल्स के ऊपर होता है। जीपी रेशियो हमेशा किसके ऊपर होता है? सेल्स के ऊपर होता है। मैं अभी इसमें पॉइंट डाल दूंगा। तो जीपी रेशियो ऑलवेज किसके ऊपर निकलता है? सेल्स के ऊपर निकलता है। पर कभी कभार वो बोलेगा जीपी रेशियो इज 20% ऑन कॉस्ट, कभी कभार ऐसा बोल सकता है ऑन कॉस्ट। अब अपने भेजे में एक बात डाल दो कि जीपी रेशियो हमेशा सेल्स के ऊपर होता है। अगर उसने साफ साफ लिख दिया जीपी रेशियो इज 20%, दैट मींस हमें सेल के ऊपर 20% लगाना है। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है जीपी रेशियो इज 20% ऑन कॉस्ट, मतलब वो ये कहना चाहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। सीओजीएस के ऊपर 20% है, तो आपको फिर 20% अगर सीओजीएस के ऊपर है, राइट,
20% ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन सेल्स होगा, ऐसा मानते हुए आपको वर्किंग करना है। तो करंट ईयर का जीपी रेशियो मे बी गिवन, अगर दिया हुआ है सबसे अच्छी बात है, 2 मिनट उठ के नाचना शुरू करो, फिर आप सॉल्व करो, क्योंकि आपका जीपी का कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। बट जनरली ऐसा क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में जीपी रेशियो आपको नहीं दे रहा तो आपको जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप जीपी रेशियो कैलकुलेट कैसे करोगे? जीपी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। आप ये मान लोगे कि यार करंट ईयर का तो जीपी रेशियो दिया नहीं है, अब क्या मैं कहां से लाऊं, कैसे लाऊं, जादू से तो ला नहीं सकता। एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो जीपी होगा वही करंट ईयर का होना चाहिए, राइट? वही करंट ईयर का होना चाहिए। तो कैलकुलेट लास्ट ईयर जीपी रेशियो, आपको लास्ट ईयर का एक जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा एंड अप्लाई इट इन द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेंड। अब सर ये आपने क्या लिखा है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेंड? कभी कभार ये होता है कि आपको लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा, राइट? आपने लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकाला, फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकाला से 15%, पर उसमें एक पॉइंट में लिख दिया कि कंसीडरिंग द ग्रोथ एंड ट्रेंड फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर, कंसीडर 5% ग्रोथ इन द जीपी। 5% ग्रोथ इन द जीपी मतलब अगर लास्ट ईयर का तेरा जीपी 15% है तो करंट ईयर में तू 20% मानेगा। अब वो ग्रोथ भी बोल सकता है, वो ट्रेंड अपवर्ड भी बोल सकता है, वो ट्रेंड डाउनवर्ड भी बोल सकता है। तो तेरे को प्लस माइनस करना पड़ेगा लास्ट ईयर का जीपी निकालने के बाद। अब ये प्लस माइनस तभी करेगा जब क्वेश्चन में वो तेरे को ट्रेंड देगा, तो अदरवाइज जब ट्रेंड ना दे तो कोई बात नहीं। जो मेरे स्टूडेंट है वो उनको याद होगा कि हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था जिसमें 5% का जीपी कम हो रहा था, ठीक है ना, हमने देखा था। अच्छा, हम इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, हम इसमें एडिशनल पॉइंट क्या डालेंगे? चलो एक काम करते हैं, एडिशनल पॉइंट में आपको इस पूरा का पूरा लॉस ऑफ स्टॉक करने के बाद मैं आपको पूरा का पूरा एडिशनल पॉइंट करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहला हमें जीपी रेशियो तो मिल गया, राइट? हमें जीपी रेशियो का इस मिल गया। अब जीपी रेशियो मिलने के बाद हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? मैंने भी आपको बोला कि क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से। अच्छा, तो सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? यस गाइस, हमें बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर क्या बोले? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये क्या होता है? एक्चुअली आप जो ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो आप फेयर करके बनाते हो। आप एक रफ वर्किंग में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे कब से कब तक का? करंट ईयर में जब फायर लगी उस करंट ईयर के बिगनिंग, मतलब 1 अप्रैल, अगर बिगनिंग 1 अप्रैल से होता है तो, अगर 1 अप्रैल से बिगनिंग नहीं होता है, जनवरी से होता है तो 1 जनवरी से, ठीक है, टिल द डेट ऑफ फायर, उतने पीरियड का आपको क्लोजिंग स्टॉक का उतने पीरियड का आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम करंट ईयर बिगनिंग टू द डेट ऑफ फायर, आपको ये बनाना पड़ेगा। और इसमें जो बैलेंसिंग फिगर होगा आपको सामने दिख रहा है, इसमें बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग स्टॉक। सर बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो सकता है आ जाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है आ जाए, और आप लिखोगे जीपी, जीपी जो कि आपने यहां से निकाला जीपी रेशियो से, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? सेल्स लिखोगे, शॉर्टेज लिखोगे, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, अगर हो सकता है कुछ गुड्स शॉर्टेज हो गई हो, राइट? उसके बाद आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, उसके बाद अब आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ फायर था 15 जून, और 15 जून को मालूम पड़ा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 5 लाख रुपए का था, बट फायर लगने के कारण स्टॉक तो पूरा जल गया, पर कुछ स्टॉक बच गया, कुछ स्टॉक बच गया जिसकी वैल्यू 50,000 की है। तो जो बचे हुए स्टॉक की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक आपका 5 लाख का था, 5 लाख में से आपका 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपका बच गया, तो आपका जो नेट एक्चुअली जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ वो लॉस ऑफ स्टॉक आपका हुआ 4.5 लाख का। वो कितने का हुआ? 4.5 लाख का आपका लॉस ऑफ स्टॉक हुआ। 4.5 लाख का आपका लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, इसको बोलेंगे लॉस ऑफ स्टॉक 4,50,000, राइट? 4,50,000 लॉस ऑफ स्टॉक। सर क्या ये लॉस ऑफ स्टॉक जो होगा ये हमारा पूरा का पूरा क्लेम बन जाएगा? नो गाइस, ये हमारा पूरा का पूरा क्लेम नहीं बनेगा। हमें ये चेक करना है कि हमारा इंश्योर्ड अमाउंट कितना है, हमने कितने का इंश्योरेंस करवा के रखा था, ठीक है ना। हो सकता है जो लॉस है वो 4.5 लाख का है और हमने इंश्योरेंस करवाया ही सिर्फ 3 लाख का है, ठीक है ना, हमने इंश्योरेंस ही 3 लाख का करवाया है। हो सकता है हमने इंश्योरेंस 10 लाख का करवाया है। सो बेसिकली हमें ये चेक करना है क्लेम निकालने के लिए स्टॉक का कि हमारा इंश्योर्ड अमाउंट कितना है। अगर हमारा इंश्योर्ड अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू, जो ऊपर का जो ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है,
जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ऊपर वाला, सेल्वेज वैल्यू माइनस करने से पहले वाला क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू से ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बोला क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5 लाख, ठीक है ना, और जो आपका इंश्योर्ड अमाउंट है वो मान लीजिए है 6 लाख, मतलब आपने अच्छा खासा इंश्योरेंस करवा के रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख का जबकि आपका इंश्योर्ड अमाउंट है 6 लाख। सो इफ योर इंश्योर्ड अमाउंट इज मोर, मतलब अच्छी बात है, इंश्योर्ड अमाउंट ज्यादा ही है, क्लोजिंग स्टॉक कम है या उसके बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको एवरेज क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं है, एवरेज क्लॉज लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे केस में आपका क्लेम कितना होगा, क्लेम विल बी इक्वल टू द लॉस, लॉस मतलब ये वाला लॉस, ठीक है, क्लेम विल बी इक्वल टू द लॉस। लॉस आपका कितना निकला था 4.5 लाख रुपए, और क्लेम आपका कितना होगा 4.5 लाख, क्योंकि इंश्योर्ड आपका अमाउंट बहुत ज्यादा ही है, आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है 6 लाख रुपए, आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 5 लाख रुपए, उसमें से लॉस कितना हुआ 4.5 लाख। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी आपको 6 लाख थोड़ी देगी, जब तेरा नुकसान ही 4.5 लाख का हुआ है तो तेरे को इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख क्यों देगी भाई मेरे। और मैंने ये हमेशा बोलता हूं कि इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर करते वक्त हमेशा अपने आप को इंश्योरेंस कंपनी मान के चल। तू अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो तू चाहेगा कि मैं कम से कम क्लेम दूं सामने वाले को, ताकि तेरी कंपनी का फायदा हो, तू कम से कम क्लेम देना चाहेगा, तू सब कुछ चेक करेगा, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी कम से कम क्लेम देगी, ठीक है। सो ये आपका रहेगा। अच्छा, अगर इंश्योर्ड अमाउंट तेरे क्लोजिंग स्टॉक से कम है, जैसे तेरा क्लोजिंग स्टॉक था 5 लाख रुपए और तूने इंश्योरेंस करवाया सिर्फ 3 लाख रुपए का, तूने इंश्योरेंस करवाया 3 लाख रुपए का, तो ऐसे केस में प्रपोर्शन बेसिस पे क्लेम निकालेंगे, वो प्रपोर्शन बेसिस को ही अपन बोलते हैं एवरेज क्लॉज। प्रपोर्शन बेसिस पे अपन क्लेम निकालेंगे, उस प्रपोर्शन बेसिस को अपन बोलते हैं एवरेज क्लॉज, और ऐसे केस में एवरेज क्लॉज को निकालने का ये फॉर्मूला होगा, लॉस जो भी आपका लॉस आया 4.5 लाख रुपए इंटू इंश्योर्ड अमाउंट मतलब 3 लाख रुपए डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब 5 लाख रुपए। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो इसको प्रपोर्शन को तुम ये भी समझ सकते हो कि अगर इसको तुम ऐसा समझना कि टोटल स्टॉक और टोटल इंश्योरेंस, इसको ऐसा भी समझना टोटल लॉस और टोटल इंश्योरेंस। वेट अ मिनट, टोटल इंश्योरेंस, अगर टोटल स्टॉक 5 लाख का है और टोटल इंश्योरेंस 3 लाख का है, आई मेरी बात समझ में? तो उसमें से लॉस कितना हुआ 4.5 लाख का, तो टेक्निकली क्लेम कितना होना चाहिए? अगर 5 लाख के स्टॉक के ऊपर तूने 3 लाख का इंश्योरेंस करवाया तो तेरा नुकसान तो 4.5 लाख हुआ, तो तेरे को इंश्योरेंस क्लेम 3 लाख से भी कम ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो तेरा इंश्योरेंस था वो 3 लाख का इंश्योरेंस था बेस्ड ऑन 5 लाख की कॉस्टिंग के स्टॉक पर, बट तुम्हारा लॉस 5 लाख तो हुआ नहीं, तुम्हारा लॉस हुआ 4,50,000 का, तो उसके बेसिस पे तुम्हारा क्लेम कितना बनना चाहिए? दिस इज इंटरपोलेशन टेक्निक, दिस इज प्रपोर्शन मेथड, दिस इज प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम इसको क्लेम निकालते हैं और इसी को कहते हैं एवरेज क्लॉज बेसिकली। तो अगर 5 लाख का स्टॉक था तो 3 लाख का इंश्योरेंस था, बट अगर 4.5 लाख का एक्चुअल लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस है, तो क्लेम कितना होगा? क्लेम कितना होगा? व्हाट विल बी योर क्लेम? दिस वे यू कैन कैलकुलेट बाय एवरेज क्लॉज, बट दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंश्योरेंस अमाउंट इज लोअर देन कॉस्ट अमाउंट। अंडरस्टूड गाइस? ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आई? अच्छा, जीपी के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे? जीपी रेशियो always applicable on sales value, but if GP is given like 20% on cost, then it is on COGS, cost of goods sold, then 1/5 on cost, therefore 1/6 on sales। ऐसे करेंगे। तो ये वाला पॉइंट जब आप चार्ट बनाएंगे तो आप ये वाला पॉइंट भी नोट कर देंगे। आई बात मेरी समझ में? अच्छा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है।
अगर उन्होंने आपको बोला है कि प्रोप्राइटर ने कुछ गुड्स को विड्रॉ किया था, पर्सनल ड्राइंग की थी, तो आप उसको परचेज से माइनस करोगे। अगर आपको उसने बताया है कि कुछ गुड्स मेरे कंसाइनी के पास रखे हुए, एज अ क्लोजिंग स्टॉक मेरे कंसाइनी के पास रखे हुए, तो आप उतना पोर्शन अपने क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दोगे, आप उतना पोर्शन अपने क्लोजिंग स्टॉक में से लेस कर दोगे। आपका जो भी टोटल क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा इंक्लूडिंग गुड्स हेल्ड बाय कंसाइनी, तो आप उतना माइनस कर दोगे। सर क्यों? क्योंकि बेटा आपके गोडाउन में गुड्स वो थे ही नहीं, वो गुड्स कंसाइनी के पास रखे, तो जो आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है उसमें से वो माइनस कर दोगे, तो गुड्स हेल्ड बाय कंसाइनी माइनस कर दोगे। इसके अलावा कुछ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर शॉर्टेज हो गई, कुछ गुड्स की, कुछ गुड्स चोरी हो गए या कुछ हो गए, तो वो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखोगे। ये सारी बातें हम ट्रेडिंग अकाउंट जब लॉस ऑफ स्टॉक स्टार्ट किया था अपना मेन चैप्टर, उसमें हमने समझा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मतलब मैंने सीए फाउंडेशन लेवल पर मैंने आपको समझाया था कि यार एक ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फंडा होता है और किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट के अकाउंट में किस तरीके से लॉजिकली चीजें आती हैं और क्यों आती हैं, वो हमने समझा था। ठीक है, सो गाइस मेरे हिसाब से लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी इज क्लियर टू यू नाउ। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हमें एवरेज क्लॉज लगाना है और क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती हैं। एक चाहिए आपको जीपी रेशियो, दूसरा चाहिए आपको क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर, तीसरा चाहिए आपको लॉस ऑफ स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, और उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक चाहिए, मतलब सैल्वेज वैल्यू माइनस करके फिर आपको फाइनली क्लेम निकालना है। चेक करना है कि इंश्योरेंस अमाउंट, इंश्योर्ड अमाउंट आपका हायर है कि लोअर है। अगर हायर है तो एवरेज क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं, क्लेम विल बी इक्वल टू लॉस, और अगर लोअर है तो आपको प्रोपोर्शन बेसिस पर निकालना पड़ेगा। ये प्रोपोर्शन का ये लॉजिक है। एवरेज क्लॉज बहुत सारे बच्चे रटते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि रटने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से याद करोगे तो कभी रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर बेटा? यहां तक गाइस क्लियर? अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे विच इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब हो सकता है कुछ बच्चे तो ये सोच के ही इस वीडियो को बंद कर देंगे, अरे छोड़ो यार ये तो हमें वैसे भी एग्जाम में छोड़ के जाना है, इसको क्या देखेंगे हम। गाइस मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसा मत सोचो। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है। यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही इजी होता है, लॉस ऑफ स्टॉक से भी इजी है, ऐसी बात नहीं है, बट ये भी नहीं कहूंगा कि कोई टफ है। बस कंसेप्ट, इसमें कंसेप्चुअली बातों को अगर आप सीक्वेंसली समझोगे तो आपको ये सच्ची मुच्ची में इजी लगेगा। तो बहुत ही इसमें अच्छा कंसेप्ट छुपा हुआ है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में। पहले तो हम समझ लें कि व्हाट इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट। जब फायर आपके प्रेमाइस पे लगा उसके बाद से लेकर 3 महीने तक या 4 महीने तक, पीरियड कुछ भी हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 12 महीने तक आपके बिजनेस पर अफेक्ट पड़ा। मतलब आपके बिजनेस पर अफेक्ट पड़ा मतलब आप उस तरीके से, उस ताकत से आप बिजनेस नहीं कर पाए जिस ताकत से आप बिजनेस करते थे, और अगर फायर नहीं लगती तो करते। आप वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए, आप वो सेल नहीं कर पाए जो प्रॉफिट आप अर्न कर सकते थे, जो सेल आप कर सकते थे, आप वो सब नहीं कर पाए। वो 3 महीने हो सकता है, वो 4 महीने हो सकता है। उस पीरियड को बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। क्या बोलते हैं अपन उसको? इंडेमनिटी पीरियड। उस पीरियड में आपका सेल्स बहुत कम हुआ, कई सारे खर्चे जो अनअवॉइडेबल नेचर के होते हैं वो तो होते ही रहे, जिनको हम बंद नहीं कर सकते। साला एक तो सेल नहीं हुआ, वो नुकसान अलग, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, ऊपर से ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अनअवॉइडेबल नेचर के एक्सपेंस होते हैं वो तो हुए ही हुए। तो मतलब डबल मार, एक तो सेल नहीं हुआ जिसके वजह से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए, ऊपर से खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, डबल मार। सेम सिचुएशन आज की दिख रही है, बट नॉट बिकॉज ऑफ फायर, नॉट बिकॉज ऑफ दिस फायर की ट्रेजेडी, बिकॉज ऑफ द कोविड-19। सेम सिचुएशन आज की सिचुएशन दिख रही है, जब हर बिजनेसमैन अपने घर पे बैठा हुआ है और कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है बिकॉज सेल नहीं हो रही, बट एट द सेम टाइम उसको कुछ बिजनेस के अनअवॉइडेबल खर्चे करने पड़ रहे हैं। उसको बिजनेस के कुछ ना कुछ अनअवॉइडेबल खर्चे करने पड़ रहे हैं। जैसे अगर उसने कोई लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, ठीक है ना, उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसके जो परमानेंट स्टाफ है उसको सैलरी देना पड़ रहा है। तो ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं। अनअवॉइडेबल, बहुत सारे अवॉइड भी हो रहे होंगे बट कुछ अनअवॉइडेबल। तो यार बेचारा बिजनेसमैन एक तो पहले से ही मार खाया हुआ फायर की, उसका स्टॉक का लॉस हुआ है, ऊपर से उसके बिजनेस में आने वाले 3-4 महीने तक उसका प्रॉफिट भी नहीं होगा, ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चे होंगे। क्यों ना बिजनेसमैन को एक और कवर लेना चाहिए, एक और पॉलिसी लेनी चाहिए, विच इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आपके 2 कवर
एश्योर करता है। एश्योर करता है मतलब आपको दो चीजों का कवर देके चलता है। पहला, जो प्रॉफिट आपने खोया है, जो प्रॉफिट आपने खोया है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं, इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस विच हैव इनकर्ड बाय यू इन दैट पीरियड, जो कि अनअवॉइडेबल थे, और प्लस जो आपने एडिशनल खर्चे किए ड्यू टू फायर, आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो आपको एडिशनल एक्सपेंसेस करने पड़े। फॉर एग्जांपल, जिस प्रीमाइस में फायर लग गई वहां तो काम अब नहीं हो पाएगा, बट हमें बिजनेस को तो कंटिन्यू करना है, तो आपने टेम्पररी रीजन के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए आपने रेंट पे एक प्रीमाइस लिया और आप वहीं से अपना बिजनेस चला रहे हो। तो रेंट जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो आपका एक्स्ट्रा रेंट है। ये रेंट वैसे नहीं आता अगर ये फायर नहीं लगती। ऐसे एडिशनल एक्सपेंसेस को कहा जाता है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वो आपके दो क्लेम्स को कवर करता है। पहला, जो आपका प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, और दूसरा आपका इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले, पहली स्टेप, सबसे पहले हमें चाहिए हमारा कितना इंडेमनिटी पीरियड है। मैंने आपको बताया इंडेमनिटी पीरियड मतलब डैमेज पीरियड, मतलब कितने टाइम तक बिजनेस में डैमेज चलता रहा, कितने टाइम तक बिजनेस आपका अफेक्ट रहा। हमेशा मान के चलना कि डैमेज पीरियड 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने क्वेश्चंस भी देखे था, कहीं कहीं 3 महीने था, कहीं कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 7 महीने, कहीं 12 महीने वाला भी क्वेश्चन हमने देखा था। तो इंडेमनिटी पीरियड मतलब डैमेज पीरियड। डैमेज पीरियड आपका मैक्सिमम 12 महीने तक रहता है। मतलब आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे इंश्योरेंस करवाने के लिए और बोलोगे कि अगर मुझे कल को फायर हुई तो 2 साल तक अफेक्ट करेगा मेरा बिजनेस, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी। वो बोलेगी हम मैक्सिमम कवर करेंगे 1 साल तक का। तो स्टेप नंबर 1 इज इंडेमनिटी पीरियड। आपको फाइंड आउट करना है कि कितने पीरियड का आपका नुकसान हुआ है, कितने पीरियड तक आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ है। नाउ कम टू स्टेप नंबर 2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी स्टेप नंबर 2, विच इज कॉल्ड फाइंड आउट वेरियस टर्नओवर्स। आपको 5 प्रकार के टर्नओवर निकालने पड़ेंगे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उसको हम अपनी क्लास में हमने नाम दिया T1, T2, T3, T4, T5। T1, T2, T3, T4, T5। आपको 5 प्रकार के टर्नओवर निकालने पड़ेंगे। इसमें से जो स्टार्टिंग के जो 3 टर्नओवर होते हैं, T1, T2, T3, ये 3 टर्नओवर आपको काम आएंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकालने के लिए। और जो बाकी के 2 टर्नओवर होते हैं T4, T5, वो जो दूसरा वाला क्लेम होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट में ही, मतलब वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, उसके लिए काम आएंगे। कुल मिला के 5 टाइप के टर्नओवर, 5 में से 3 टाइप के टर्नओवर आपका फर्स्ट क्लेम निकालने में काम आएगा। फर्स्ट क्लेम मतलब कौन सा वाला फर्स्ट क्लेम? एक्चुअली प्रॉफिट का क्लेम। मैंने बोला ना लॉस ऑफ प्रॉफिट में 2 क्लेम शामिल होते हैं, प्रॉफिट का लॉस और दूसरा एडिशनल एक्सपेंसेस। तो स्टार्टिंग की 3 टर्नओवर, कौन कौन से 3 टर्नओवर? पहला, टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। मान लीजिए आपका इंडेमनिटी पीरियड है, फॉर एग्जांपल आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ठीक है ना? 1 अप्रैल को आपका ईयर स्टार्ट होता है। 1 जून को फायर लगा। कब फायर लगा? 1 जून को। तो 1 जून से लेकर आपका इंडेमनिटी पीरियड शुरू हो जाएगा। डैमेज डेट से लेकर आपका इंडेमनिटी पीरियड शुरू हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मान लीजिए 4 महीने आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने विल बी कॉल्ड एज इंडेमनिटी पीरियड, 1 जून से 30 सितंबर। अब 1 जून से 30 सितंबर, इस पीरियड में आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ। मतलब इस पीरियड में आपने ऑब्वियसली उतना अच्छा खासा टर्नओवर नहीं किया होगा जितना आप कर सकते थे। हो सकता है आपने कुछ भी ना किया हो। तो टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड मतलब इन 4 महीनों में आपने एक्चुअल कितना टर्नओवर फिर भी निकाल लिया। फिर भी कितना निकाल लिया? इट इज कॉल्ड T1, एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद T2। अब ये व्हाट इज दिस T2 क्या है? मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, आपका जो फाइनेंशियल ईयर था वो फाइनेंशियल ईयर था 2021, फाइनेंशियल ईयर था 2021, और 2021 में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक आपका इंडेमनिटी पीरियड रहा। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने टर्नओवर किया मान लीजिए 1 लाख रुपए। बहुत ही कम टर्नओवर किया ये। अगर फायर नहीं होती तो अच्छा खासा करते। कितना करते? चल तू बता। तू बोल रहा है अगर फायर नहीं होती तो कितना टर्नओवर कर लेता? अब आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी मुझे भविष्यवाणी करने आएगी, सर कितना कर लूंगा, ऐसे थोड़ी मैं भगवान हूं। तो सर मुझे कुछ ना कुछ तो बेसिस लेना पड़ेगा। यस, तू क्या बेसिस लेगा? तू बोलेगा कि लास्ट जो पिछला वाला तेरा प्रीवियस ईयर था, मतलब 1920 में यही पीरियड, जून से सितंबर, यही 4 महीने करेस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड, मतलब जून
से लेकर सितंबर, 1920 में जून से लेकर सितंबर में कितना टर्नओवर पिछले साल में हुआ था, उसी 4 महीने में, सेम 4 महीने के पीरियड में आपने कितना एक्चुअल टर्नओवर किया था। इसको क्या बोलेंगे, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग करेस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड। ये एस्टिमेट करने के लिए कि अगर इस बार फायर नहीं होती तो इन 4 महीनों में, जून से सितंबर वाले 4 महीनों में हम उतना टर्नओवर कर सकते थे, ठीक है ना। ये इंश्योरेंस कंपनी मान के चलता है। तो मान लीजिए उस टाइम पे तेरा टर्नओवर हुआ था 5 लाख रुपए का, और अभी तेरा कितना हुआ, 1 लाख रुपए का। भाई पिछली बार 5 लाख का टर्नओवर हुआ था, अभी सिर्फ 1 लाख का हुआ है। अच्छा, पिछली बार 5 लाख का हुआ था, तो क्या जरूरी है क्या इस बार भी 5 लाख ही होता? हो सकता है 5 से कम होता, हो सकता है 5 से ज्यादा होता। तो वो क्वेश्चन में तेरे को ट्रेंड देगा कि पिछले बार से लेकर करंट ईयर तक इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ है टर्नओवर में कि डिक्रीजिंग ट्रेंड हुआ है, मतलब ग्रोथ हुई है कि डिक्लाइन हुआ है। वो बोलेगा 10% की ग्रोथ हुई है, 20% की ग्रोथ हुई है, या 5% डिक्लाइन हुआ है। तो तू अकॉर्डिंगली जो भी तेरा पिछले साल का टर्नओवर था, पिछले साल का मतलब उस 4 महीनों का 5 लाख, उसमें तू ट्रेंड को ऐड या लेस कर देगा। मान लीजिए उसने बोला कि तेरा ग्रोथ है 10% का, तो तेरा पिछले साल का 5 लाख का लॉस टर्नओवर था, 5 लाख प्लस 10% मतलब 5,50,000, 5,50,000 रुपए तेरा टर्नओवर बन जाएगा। वो वाला टर्नओवर जो टर्नओवर हो सकता था करंट इंडेमनिटी पीरियड में अगर फायर नहीं होती तो। पर कितना हुआ, 1 लाख रुपए। तो सोचो 5,50,000 हो सकता था, 1 लाख हुआ, तो कितना नहीं हो पाया, 4.5 लाख। इट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। तो डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T1, T2 एंड T1 उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल्स। डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T1 इज कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। सर हम ये शॉर्ट सेल क्यों निकाल रहे हैं, सीधी सीधी बात है, कितना टर्नओवर का नुकसान हुआ है, अगर वो निकल जाए सबसे पहले तो हम उस टर्नओवर पे प्रॉफिट का परसेंटेज लगाएंगे और हमारा प्रॉफिट का लॉस निकल आएगा। हमें समझ में आएगा कि यार अच्छे यार साला इतना टर्नओवर नहीं हो पाया, उतने टर्नओवर के ऊपर उतना पर्टिकुलर जीपी रेशियो बनता है या प्रॉफिट का परसेंटेज बनता है, वो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर हम अप्लाई करेंगे उस शॉर्ट सेल के ऊपर तो हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल आएगा। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, T3 क्या है, T3 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, फुल फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। सर ये क्यों निकाल रहे हैं, टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल क्यों निकाल रहे हैं? बेटा ये हमें जीपी रेशियो निकालने के लिए जरूरी है। सर जीपी रेशियो क्यों, जीपी रेशियो तो हमने लॉस ऑफ स्टॉक में निकाला था। यस डियर, जीपी रेशियो हमने लॉस ऑफ स्टॉक में भी निकाला था, जीपी रेशियो हम यहां पर भी निकालेंगे। सर यहां क्यों निकालेंगे? बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है, प्रॉफिट मतलब तेरे को जीपी तो चाहिए, तो तू यहां पर जीपी रेशियो निकालने के लिए टर्नओवर 3 मतलब टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर निकालेगा। ऑब्वियसली क्योंकि करंट ईयर तेरा डिस्टर्ब हो गया, करंट ईयर अगर तेरा डिस्टर्ब हो गया तो करंट ईयर का तेरा जीपी रेशियो जो भी आया होगा वो डिस्टर्ब्ड जीपी होगा। तो ऑब्वियसली तेरे को जीपी कैसे निकालना पड़ेगा, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर वर्किंग, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर वर्किंग। उसके लिए चाहिए तेरे को लास्ट ईयर का टर्नओवर। आई मेरी बात समझ में? तो जीपी के लिए तेरे को चाहिए लास्ट ईयर का टर्नओवर। चल आगे बढ़ते हैं। T1, T2, T3, T4 ये सबसे क्रूशियल टर्नओवर है, ये सबसे क्रूशियल टर्नओवर है। क्या टर्नओवर है भाई ये कौन सा टर्नओवर है, नाम पढ़ो इसका, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। व्हाट इज दिस एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मतलब, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मतलब क्या, जिस दिन तेरा डैमेज हुआ करंट ईयर में, डैमेज कब हुआ, 1 जून को, याद है मैंने एग्जांपल दिया है, उसको अपन एग्जांपल में लेके चलेंगे, 1 जून को कंटिन्यू करेंगे। तो जिस दिन तेरा टर्नओवर हुआ, जिस दिन तेरा डैमेज हुआ तेरा 1 जून 2020 को, 1 जून से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ पीरियड, 1 जून से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ पीरियड, 1 जून से लास्ट, 1 जून से जस्ट पहले वाली डेट कौन सी आती है, 31 मई। तो 31 मई तक का टर्नओवर 12 महीने का, 31 मई तक का टर्नओवर 12 महीने का, मतलब यू कैन से लास्ट ईयर 1 जून 2019 से करंट ईयर 31 मई 2020 तक का 12 महीने का जो टर्नओवर होगा उसको बोलते हैं T4, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये कोई लास्ट ईयर का नहीं होता, ये कोई करंट ईयर का नहीं होता। बेसिकली दिस टर्नओवर इज अ मिक्स ऑफ लास्ट एंड करंट ईयर, दिस इज अ मिक्स ऑफ लास्ट एंड करंट ईयर। कैन वी से दिस इज अ मिक्स ऑफ लास्ट एंड करंट ईयर। अंडरस्टूड गाइस? तो ये होता है आपका इमीडिएटली बिफोर फायर आपके 12 महीने का टर्नओवर कितना था। अच्छा, ये होता है T4, ये होता है T4 गाइस, अंडरस्टूड? लास्ट T5। अच्छा, ये T4 क्यों निकलता है मैं इसके रीजन पे आऊंगा। T5, नाउ व्हाट इज दिस T5? तूने याद कर T1 तेरा क्या था, तेरा T1 क्या था? T1 था कि करंट इंडेमनिटी पीरियड में तेरा टर्नओवर कितना रहा, 1 लाख, याद है 1 लाख रहा। भाई
वो तो गनीमत है, वो तो शुक्र है, वो तो शुक्र है कि 1 लाख भी हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े। अगर मैं कहीं रेंट पे प्रेमाइस नहीं लेता तो ये 1 लाख का टर्नओवर भी नहीं होता, शायद बस 20,000 का टर्नओवर होता। यस, सिर्फ 20,000 का टर्नओवर होता। वो तो शुक्राना है कि कुछ एडिशनल खर्चे करने पड़े, खर्चे करने से टर्नओवर 1 लाख का हो गया। अगर एडिशनल खर्चे नहीं करता तो 1 लाख का भी टर्नओवर नहीं होता, फिर 20,000 का टर्नओवर होता बस। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 80,000 का टर्नओवर हुआ है वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। दिस इज योर T5। पढ़ो इसको। T5, एडिशनल सेल्स जनरेटेड ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एक्स्ट्रा खर्चे करने से, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, वो इंडेमनिटी पीरियड में 4 महीने में एक्स्ट्रा खर्चे करने की वजह से टर्नओवर फिर भी जो एडिशनल हो पाया, नहीं तो वो नहीं होता। अगर नहीं करते तो 20,000 का टर्नओवर होता, अभी 1 लाख का टर्नओवर चल रहा है, मतलब 80,000 एक्स्ट्रा ही हुआ। दिस इज योर एडिशनल सेल्स जनरेटेड। अंडरस्टूड और नॉट? अब याद रखना T5 के रिलेशन में एक बात, अब T5 के रिलेशन में एक बात याद रखना, या तो वो तेरे को क्वेश्चन में T5 स्पेसिफिकली देगा कि एडिशनल सेल्स जनरेटेड आपकी कितनी थी, तो ईदर सेपरेटली गिवन इन क्वेश्चन, और अगर तेरे को उसने नहीं दिया, आपको उसने T5 अलग से दिया ही नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये T5 नहीं दिया तो आपको हमेशा अज्यूम करना है कि जो आपका T1 है, T1 मतलब जो आपका 1 लाख का टर्नओवर हुआ है वो पूरा का पूरा शुक्राना वाला टर्नओवर है, मतलब पूरा का पूरा बिकॉज ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, मतलब आपको पूरा का पूरा T1 के बराबर मानना पड़ेगा। इफ नॉट गिवन then T5 is equal to T1, T5 is equal to T1। सो अगर आपको ये नहीं दिया हुआ तो आप T5 T1 के बराबर मानोगे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं गाइस? अंडरस्टूड और नॉट गाइस? अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बात जरूर याद रखिएगा, मतलब आप मानोगे कि पूरा जो 1 लाख हुआ है वो बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, मतलब पूरा का पूरा वो एडिशनल खर्चे करने की वजह से हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, अज्यूम। चलो सर 5 टर्नओवर तो समझ लिए। अच्छा, इसमें जो T4 है, ये T4 कैसे निकलेगा? इसमें भी 2 बातें, या तो तेरे को ये इधर डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, ये तेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन में देगा कि बॉस 1 जून 2019 मतलब लास्ट ईयर का 1 जून 2019 से लेकर करंट ईयर के 31 मई 2020 तक का 12 महीने का टर्नओवर तेरे को उसने दे दिया। जो मेरे वाले बच्चे हैं, जो मेरे वाले नोट से पढ़ रहे हैं, उनका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 अगर याद हो तो, ठीक है। या फिर कभी कभार वो गड़बड़ घोटाला करेगा, कभी कभार वो लेवल, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा, जहां वो तेरे को कभी कभार क्वार्टर वाइज टर्नओवर देगा। वो बोलेगा फर्स्ट क्वार्टर इतना, सेकंड क्वार्टर, पिछले साल में फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। कभी कभार वो मंथ वाइज टर्नओवर देगा कि पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर का या 3 महीने का इतना टर्नओवर था, वगैरह वगैरह, मतलब वो पोर्शन टाइप से देगा, तेरे को जोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में तेरे को 12 महीने का टर्नओवर लाके हाथ में दे देगा, स्पून फीडिंग, या तो फिर वो तोड़ के टर्नओवर देगा, कुछ कुछ मंथ्स का, कुछ क्वार्टर का, तो तेरे को वो जोड़ के उसको टर्नओवर को बनाना है। पार्ट ऑफ द लास्ट ईयर मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज टर्नओवर प्लस पार्ट ऑफ द करंट ईयर मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज टर्नओवर। तो ऐसे केस में क्या करोगे, पिछले साल का जो भी रेलेवेंट पीरियड है, मतलब जून से लेकर मार्च एंडिंग, पिछले वाला पोर्शन लोगे और करंट ईयर का अप्रैल मई वाला लोगे, तो पोर्शन आप ऐड कर लोगे। अंडरस्टूड और नॉट? तो आपको पार्ट्स में अगर आपको टर्नओवर दे रहा है, मंथ वाइज टर्नओवर दे रहा है, क्वार्टर वाइज टर्नओवर दे रहा है, तो आपको पोर्शन वाइज आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। अच्छा, यहां आना चाहिए हाउ टू अप्लाई ट्रेंड इन T4।
सर यहां पर हमें ट्रेंड अप्लाई करना पड़ेगा। यस, ट्रेंड वो क्वेश्चन में देगा कि पिछले साल से करंट ईयर में 10% टर्नओवर इंक्रीज होना चाहिए, 20% इंक्रीज होना चाहिए या 5% गिरना चाहिए, तो आपको ट्रेंड देगा। तो हमें ट्रेंड कौन से दो टर्नओवर में लगाना है? हमेशा हमेशा हमें T2 और T4 में ट्रेंड लगेगा, ठीक है ना। किस में लगेगा? T2 और T4 में। ऑलवेज अप्लाई ट्रेंड परसेंटेज इन टर्नओवर ओनली ऑन T2 एंड T4। आपको T2 और T4 वाले टर्नओवर में ट्रेंड को कंसीडर करके चलना है। हाउ टू अप्लाई ट्रेंड? अब आपको ये ट्रेंड कैसे लगाना है? अगर उसने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में 12 महीने का टर्नओवर दे दिया, मतलब ये वाली कंडीशन, अगर उसने आपको डायरेक्टली 12 महीने का टर्नओवर दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो आप अप्लाई करोगे ट्रेंड ऑन द इंटायर टर्नओवर। आप पूरे 12 महीने के ऊपर 10%, 20% जो भी उसने ट्रेंड आपको दिया है, आप उतना इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लोगे। बट अगर आपने पार्ट वाइज T4 बनाया है, पार्ट वाइज मतलब कुछ पोर्शन लास्ट ईयर का, कुछ पोर्शन करंट ईयर का, कुछ पोर्शन लास्ट ईयर का, कुछ पोर्शन करंट ईयर का। करंट ईयर का पोर्शन डेफिनेटली डैमेज पीरियड से पहले का ही पोर्शन होगा। ऑब्वियसली डैमेज पीरियड से पहले का ही होगा, क्योंकि हम 12 महीने डैमेज पीरियड से जस्ट एक दिन पहले तक का लेते हैं। तो अगर आपने T4 बनाया है इस तरीके से, तो आप बेसिकली क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, आपने वैसे भी T4 जो बनाया है वो पोर्शन वाइज बनाया है, मतलब पिछले साल का कुछ पोर्शन और करंट ईयर का जो पोर्शन। तो जो करंट ईयर का पोर्शन है वो तो ऑलरेडी विथ ट्रेंड है। करंट ईयर का जो टर्नओवर है वो तो ऑलरेडी विथ ट्रेंड होगा ना, क्योंकि ट्रेंड क्या बोलता है? पिछले साल से करंट ईयर में आपका सेल इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो आप जो पोर्शन करंट ईयर का ले रहे हो वो सेल तो आपकी ऑलरेडी इंक्रीज सेल है, तो उसमें आपको ट्रेंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आपको ट्रेंड लगाना है सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का जो आपने पोर्शन लिया है T4 में, उसमें। तो इफ T4 इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग सम पोर्शन ऑफ लास्ट ईयर एंड पोर्शन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, अप्लाई ट्रेंड ओनली ऑन लास्ट ईयर पोर्शन ओनली। ओनली लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। अप्लाई ट्रेंड ओनली ऑन द लास्ट ईयर पोर्शन। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, वाई T4 इज रिक्वायर्ड? यस, अभी हम ये T4 निकाल क्यों रहे? भाई T1 का मतलब समझ में आया कि शॉर्ट सेल्स, और T2 शॉर्ट सेल, T1 T2 से शॉर्ट सेल निकलेगी। T3 जीपी रेशियो निकालना है लास्ट ईयर का। T4 क्यों और T5 क्यों? T4 और T5 हमें इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को कैलकुलेट करने के लिए, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मतलब जो सेकंड क्लेम है उसको कैलकुलेट करने के लिए निकालना पड़ता है, पहली बात। और T4 से हमें मिलता है एडजस्टेड एनुअल जीपी अमाउंट। T4 का आपका नाम क्या था? याद करो, T4 का नाम क्या था? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इस एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर पर आपको जीपी मिल जाएगा, एडजस्टेड एनुअल जीपी। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि इसका क्या रिलेवेंस होगा। चलो बॉस, 2 स्टेप्स तो हो गई। अब आते हैं तीसरी स्टेप पर। व्हाट इज दिस थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप बहुत इजी है। थर्ड स्टेप है आपका जीपी रेशियो। थर्ड स्टेप है आपका जीपी रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट जीपी रेशियो? जीपी रेशियो मतलब जीपी रेशियो सिंपली, बट यहां पर आपका जैसे जीपी रेशियो नॉर्मली निकलता है, जीपी रेशियो कैसे निकालते हो? जीपी अपॉन सेल्स डिवाइड बाय 100? नहीं, यहां पर वैसे नहीं निकलेगा। ये जीपी वो वाला जीपी नहीं जो हम नॉर्मली जीपी सोचते हैं। क्यों? ये जीपी कौन सा वाला जीपी है? बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा बच्चों को एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना के बताता हूं कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आपने अपना जीपी लिखा, मान लीजिए 8 लाख रुपए, और आपने अपने यहां पर कुछ एक्सपेंसेस लिखे, मान लीजिए 5 लाख रुपए, और फाइनली आपका नेट प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का जो इंश्योरेंस क्लेम होता है उसमें आप क्या क्लेम करते हो? बेसिकली आपको क्लेम करना पड़ता है आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट आपने उन 4 महीनों में, मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, तो 4 महीनों में जो नेट प्रॉफिट आप कमा सकते थे वो आपने नहीं कमाया, तो आपको एक तो चाहिए नेट प्रॉफिट। इसके अलावा जो आपके ये वाले खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं 5 लाख रुपए के, ये एक्सपेंसेस 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन से 2 टाइप के? अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब फिक्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले। तो जो अवॉइडेबल खर्चे हैं उनको तो छोड़ दो, वो नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तुझे कवर देगा। पर जो अनअवॉइडेबल खर्चे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि क्या तू अनअवॉइडेबल एक्सपेंस का भी कवर लेना चाहता है क्या? ऑब्वियसली अगर तू इनका कवर लेगा तो तेरा प्रीमियम भी बढ़ेगा, तेरे को ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो क्या होता है, तेरे को नेट प्रॉफिट के साथ साथ अनअवॉइडेबल
एक्सपेंसेस भी चाहिए, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड खर्चे, अनअवॉइडेबल खर्चे। अच्छा, मान लीजिए तेरे 5 लाख में से 2 लाख अवॉइडेबल है और 3 लाख अनअवॉइडेबल है। अब जो 3 लाख अनअवॉइडेबल है, तूने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मैं सारे के सारे अनअवॉइडेबल खर्चों का कवर नहीं लेना चाहूंगा, मुझे प्रीमियम ज्यादा देना पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है बहुत, मैं सारे के सारे अनअवॉइडेबल फिक्स एक्सपेंसेस को कवर नहीं करना चाहूंगा। तो कंपनी ने तेरे से पूछा कौन कौन से कवर करेगा, तो तूने बोला यार मैं बस 2 ही चीजों का कवर लूंगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन का और एक सैलरी टू स्टाफ का, परमानेंट स्टाफ का, क्योंकि मेरा वही सबसे 2 बड़े खर्चे हैं और अगर कुछ भी हो जाए मुझे उनको तो पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंश्योर्ड, एक होता है अनइंश्योर्ड। नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड? इंश्योर्ड मतलब जिसका कवर तूने लिया है, अनइंश्योर्ड मतलब है तो फिक्स पर तूने कवर नहीं लिया, कवर नहीं लिया तो कंपनी तेरे को क्लेम नहीं देगी। तो इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड, ठीक है। अनइंश्योर्ड मतलब नॉट कवर्ड। अब समझ लॉजिक क्या है। लॉस ऑफ प्रॉफिट में मैंने बोला ना, बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे लॉजिक समझते ही नहीं है। तो तेरे को नेट प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इसके अलावा जो तूने कवर लिया है, कवर किस चीज का लिया है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का। बेटा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तेरे को ये क्लेम चाहिए एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी से। दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्लेम। सेकेंड टाइप ऑफ क्लेम तो और आएगा, जो एडिशनल खर्चे तू कर रहा है बिकॉज ऑफ फायर, वो तो अलग ही है। तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड जीपी। सर इसको जीपी क्यों बोल रहे हैं? सिंपल है, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, एनपी का फॉर्मूला क्या होता है? कहना है एनपी इज इक्वल टू जीपी माइनस एक्सपेंसेस। इन दिस एग्जांपल एनपी इज इक्वल टू जीपी माइनस एक्सपेंस। तो अगर मैं बोलूं जीपी इज इक्वल टू एनपी प्लस एक्सपेंसेस, भाई एक्सपेंसेस इधर चला गया तो क्या बन गया? जीपी इज इक्वल टू एनपी प्लस एक्सपेंस। तो मैंने भी तो वही किया, एडजस्टेड जीपी इज इक्वल टू एनपी प्लस एक्सपेंसेस। बस यहां पर मैं एडजस्टेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस सारे नहीं लिए, मैंने एक्सपेंसेस सिर्फ अनअवॉइडेबल जो कि कवर्ड है इंश्योरेंस में मैंने वो लिए, इसीलिए इट इज कॉल्ड एडजस्टेड जीपी। आई बात समझ में कि नहीं? तो वापस आते हैं, व्हाट इज दिस स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 कहता है कि एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालो और उसका अमाउंट निकालो। एडजस्टेड जीपी रेशियो, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम एडजस्टेड जीपी रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल नॉर्मल जीपी रेशियो से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नॉर्मल जीपी रेशियो में तेरे नॉन स्टैंडिंग चार्जेस मतलब जो अवॉइडेबल खर्चे वो भी होंगे, तेरे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी अवेलेबल होंगे जो कि कवर ही नहीं होते। समझ मेरी बात को? तो तू नॉर्मल जीपी रेशियो कभी नहीं निकालेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट में। लॉस ऑफ प्रॉफिट में तू नॉर्मल जीपी रेशियो कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि नॉर्मल जीपी रेशियो में कहीं ना कहीं तेरे अवॉइडेबल खर्चे भी शामिल हैं, अनअवॉइडेबल में जो तूने कवर नहीं किया इंश्योरेंस में वो भी शामिल है, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आइटम्स आर रिक्वायर्ड? अब जीपी रेशियो, एडजस्टेड जीपी रेशियो, हमेशा बोलेंगे एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। या तो तेरे को नेट प्रॉफिट चाहिए लास्ट ईयर का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जैसा मैंने तेरे को बताया, ये दोनों मिलकर तेरा क्या माना जाएगा? जीपी। या तो फिर उल्टा चलते हैं, लास्ट ईयर का नॉर्मल जीपी और नॉर्मल जीपी में से अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस कर दे। क्या माइनस कर दे? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एंड, एक सेकेंड, एंड अवॉइडेबल चार्जेस। अगर तू ये माइनस कर देगा तो भी तेरा एडजस्टेड जीपी आ जाएगा। तो या तो तू एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड कर दे, या तो जीपी नॉर्मल जीपी माइनस क्या? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और माइनस अवॉइडेबल चार्जेस हटा दे, तो तेरा एडजस्टेड जीपी के हिसाब से आइटम्स आ जाएंगे। कैलकुलेट कैसे करेगा? ऑब्वियसली अगर तूने ये लिया है, दिस इज ए और बी, तो ये आ गया तेरा, ये तेरा ए और ये तेरा बी, डिवाइड बाई T3। T3 याद है तेरे को? T3 क्या था? T3 था तेरा लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, तेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर था वो था तेरा T3। या तो फिर अगर तूने मान ले सी और डी टेक्निक से किया है, सी और डी टेक्निक से किया है, मतलब तूने लास्ट ईयर का जीपी लिया है
और उसमें से अनइंश्योर्ड चार्जेस माइनस किए हैं, अवॉइडेबल चार्जेस माइनस किए हैं, तो ये वाला अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस किए हैं, एडजस्टेड जीपी हो गया डिवाइड बाय T4। T4 मतलब तेरा एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये वाला जो फंडा है ये जनरली क्वेश्चन में नहीं लगता है। हमने देखा था कि ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लग रहा है, ये हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लग रहा है, आपको याद होगा। तो इसमें हम बोल रहे थे कि हमने इसको इसलिए लगाया है क्योंकि जीपी भी उन्होंने एडजस्ट करके दिया है, विथ ट्रेंड दिया है, तो हमें टर्नओवर भी एडजस्टेड वाला लेना पड़ेगा। तो क्योंकि जीपी वो हमें एडजस्ट करके दे रहे थे, अलग टाइप का दे रहे थे, एडजस्ट करके दे रहे थे, विथ ट्रेंड दे रहे थे, तो इसलिए हमने T4 लिया, विथ ट्रेंड वाला लिया। क्योंकि जो T3 है वो तो लास्ट ईयर का टर्नओवर है, वो तो विदाउट ट्रेंड है। तो अगर तू न्यूमरेटर विथ ट्रेंड ले रहा है तो तेरे को डिनोमिनेटर भी T4 लेना पड़ेगा विथ ट्रेंड। हालांकि मैं बता दूं ये वाला बहुत ही मुश्किल से अप्लाई होता है, एक क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अप्लाई ट्रेंड इन जीपी प्लस माइनस इफ गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी तेरा जीपी परसेंटेज आएगा, एडजस्टेड जीपी परसेंट, उसमें तू ट्रेंड एड लेस करेगा। 5% से बढ़ रहा है जीपी, 5% से गिर रहा है, वगैरह वगैरह ऐसे करके। अच्छा, वंस योर जीपी रेशियो इज कैलकुलेटेड, उसके ऊपर T4 के ऊपर जब तुम ये अप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा एडजस्टेड जीपी अमाउंट, जो मैंने तेरे को यहां बोला था। Why T4 is required to calculate adjusted GP amount? T4 into adjusted GP ratio, ठीक है। चलो, सो गाइस ये था आपका हाउ टू कैलकुलेट स्टेप 3। स्टैंडिंग चार्जेस अगर आपको याद रखने की सर कौन कौन से एक्सपेंसेस स्टैंडिंग चार्जेस में आते हैं, उसमें आपका एक फाइनेंशियल एक्सपेंस आता है, एक आपका एडमिन चार्जेस आता है, और एक आपका सैलरी टू परफॉर्मिंग स्टाफ, सॉरी परमानेंट स्टाफ। ये जनरली खर्चे आपके स्टैंडिंग चार्जेस मतलब अनअवॉइडेबल एक्सपेंस होते हैं, फिक्स एक्सपेंस होते हैं। स्टेप नंबर 4 बहुत आसान है, एक बार आपकी शॉर्ट सेल निकल जाएगी, T2 और T1 को लेस करके T2 से माइनस T1 करेंगे तो शॉर्ट सेल निकल जाएगी। उस शॉर्ट सेल के ऊपर आपका जो स्टेप नंबर 3 आया था जीपी रेशियो, उसको अप्लाई करोगे, आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। आप याद करो, आपने एडजस्टेड जीपी रेशियो जो निकाला था उसमें क्या था, नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो आपके वो दोनों कवर हो गए शॉर्ट सेल के ऊपर। तो शॉर्ट सेल के ऊपर वो आपका कवर हो गया, मतलब आपका इतना प्रॉफिट का लॉस हुआ था वो आपका फर्स्ट क्लेम निकलेगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, अब आते हैं आपके सेकंड क्लेम पर। आपके सेकंड क्लेम पर, ये सेकंड क्लेम मतलब क्या, सेकंड क्लेम मतलब इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जो खर्चे आपने एक्स्ट्रा किए, जो आपने एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं डैमेज पीरियड में अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उन खर्चों का भी तो आपको मिलेगा भुगतान, उसका भी कवर मिलेगा, आपने प्रीमियम पे किया होगा उसका। तो इट इज लोअर ऑफ बिलो। पहला, एक्चुअल एक्सपेंस आपने कितने किए, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड एडिशनली, ड्यूरिंग आईपी, आईपी मतलब इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड में आपने कितने खर्चे किए एक्चुअली में। दूसरा, प्रपोर्शन बेसिस पर कितने खर्चे किए, कितने खर्चे किए, एडजस्टेड जीपी अमाउंट डिवाइड बाय एडजस्टेड जीपी अमाउंट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसका भी मैंने लॉजिक बताया था कि जो तूने ये खर्चे किए हैं, ये खर्चे तूने एक्चुअली ओवरऑल एडजस्टेड जीपी मतलब तेरा जो नेट प्रॉफिट है प्लस सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो इंश्योर्ड हो चाहे अनइंश्योर्ड हो, उसके हिसाब से किए। पर तेरा क्लेम तो सिर्फ एडजस्टेड के अकॉर्डिंग मिलता है, तो प्रोपोर्शनेटली तेरा कितना एक्सपेंस होना चाहिए, तो ये तेरा फंडा। और तीसरा, T5 लास्ट टर्नओवर बच गया। देखो हमने T1 यूज कर दिया, T2 यूज कर दिया, T3 भी यूज कर दिया जीपी रेशियो निकालने में, T1 T2 यूज कर दिया हमने शॉर्ट सेल में, T4 को हमने यूज किया एडजस्टेड एनुअल जीपी रेशियो निकालने में, ठीक है ना, या एडजस्टेड एनुअल जीपी निकालने में। T5 बचा जो आपकी एडिशनल सेल हुई है बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेशियो, विच एवर इज लोअर करोगे आपका यहां से क्लेम निकल आएगा। ये जो आपका क्लेम निकल आएगा ये आपका होगा सेकंड क्लेम, राइट। बस फाइनली लास्ट दो स्टेप, आपका स्टेप नंबर 4 में फर्स्ट क्लेम निकला, स्टेप नंबर 5 में सेकंड क्लेम निकला। दोनों क्लेम्स को ऐड कर दो, स्टेप 4 और स्टेप 5 दोनों क्लेम्स को आपने ऐड किया तो आपका ये टोटल लॉस हुआ। आप इसको टोटल लॉस मत बोलो, इसमें से आप माइनस करोगे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर ये सेविंग क्या, जैसे हम लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में सैलवेज वैल्यू माइनस करते थे स्टॉक की जो बच जाता था, वैसे यहां पर हम माइनस करेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का सेविंग।
सेविंग मतलब अनअवॉइडेबल खर्चे जो कि आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है, बट कुछ खर्चे ना बच गए, कुछ खर्चे नहीं हो पाए, कहीं से राहत मिल गई, सेव हो गए कुछ खर्चे, तो सेव हो गए तो माइनस कर दे, क्योंकि वो खर्चे तूने कहीं ना कहीं स्टेप नंबर 4 में ऊपर ऐड किए कि तुझे कवर चाहिए, पर तूने जब किए ही नहीं तो माइनस कर दे, तो तेरा टोटल लॉस आ गया, तेरा फाइनली टोटल लॉस आ गया। अब ये टोटल लॉस से तू क्लेम कैसे निकालेगा? वही सेम फंडा, एवरेज क्लॉज लगाना है कि नहीं लगाना है। लॉस ऑफ स्टॉक में जैसे पढ़ा था, एवरेज क्लॉज कब लगता है? जब इंश्योर्ड अमाउंट लोअर है। एवरेज क्लॉज कब नहीं लगता है? जब इंश्योर्ड अमाउंट हायर है। तो इंश्योर्ड अमाउंट इज मोर देन एडजस्टेड एनुअल जीपी। तेरा इंश्योर्ड अमाउंट एडजस्टेड एनुअल जीपी, अभी तेरा एडजस्टेड एनुअल जीपी क्या है? T4 के ऊपर एडजस्टेड जीपी रेशियो। तेरा इंश्योर्ड अमाउंट एडजस्टेड एनुअल जीपी से ज्यादा है, तो तेरा जो क्लेम होगा वो स्टेप नंबर 6 मतलब टोटल लॉस के बराबर होगा, दैट इज टोटल लॉस। पर यहीं पर तेरा जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो एडजस्टेड एनुअल जीपी से कम है, तो प्रोपोर्शन वाइज एवरेज क्लॉस इस तरीके से। लॉजिक क्या है? एडजस्टेड एनुअल जीपी, इंश्योरेंस कवर्ड। मान लीजिए तेरा एडजस्टेड एनुअल जीपी है 5 लाख, तूने कवर लिया है 4 लाख का, मतलब 5 लाख के लिए तूने 4 लाख का कवर लिया है। आई बात समझ में कि नहीं? पर तेरा नुकसान कितना हुआ है? तेरा नुकसान हुआ है 3 लाख का। एक्चुअल टोटल लॉस, तो उसके लिए कितना कवर होना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बोलेंगे? 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। 3 क्या है? टोटल लॉस जो तेरा एक्चुअल लॉस हुआ है, इंटू 4 इंश्योर्ड अमाउंट, ये देखो इंश्योर्ड अमाउंट, डिवाइड बाय 5 मतलब एडजस्टेड एनुअल जीपी। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक है एवरेज क्लॉज का। एवरेज क्लॉज का लॉजिक हमेशा ऐसे ही लगता है। ठीक है, ये आपका एवरेज क्लॉज है। ठीक है बेटा। सो गाइस, दिस इज फाइनली entire revision. I think we have taken much more time, but it was required. मुझे लगा कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, but actually yes, we have taken much more time. Something around 55 से 60 मिनट लग गए अपने को ये करने में। मुझे ऐसा लगा शायद 30 मिनट लगेंगे, बट नॉट एन इशू, कोई बात नहीं। एटलीस्ट हमने पूरा एक ओवरव्यू ले लिया। अब आपको समझ में आ गया कि यार पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या होता है। अगर ये लेक्चर आप यूट्यूब पे तो जाएगा ही जाएगा, मेरे चैनल पे और वी स्मार्ट के चैनल पे, अगर ये लेक्चर आप रिविजन एग्जाम टाइम में देखे जाते हो तो आई कैन बिलीव कि आपको मजा आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक आध बस क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। ठीक है, चलो आप इसको पूरा देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट्स, राइट? अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट्स। तो मैं ब्रांच अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूं 5 मिनट के ब्रेक के बाद।